3 दिन बाद नूर को खाने में सूखी रोटी और बदबूदार खाना मिला था। वो घर में अपने भाई की लाडली थी और खाना उसका पसंद का बनता था, लेकिन हवेली में उसके साथ जानवरों जैसा सलूक होता था। भूख से निढाल सूखी रोटी और बदबूदार खाना खाते हुए उसे उल्टी आने लगी। वो कमरे से बाहर भागने लगी, मगर सामने आते शख्स से वो टकरा गई और जोरदार उल्टी करके उसके कपड़े खराब कर दिए। नूर का दिल फट गया जब उसने आपका दिमाग तो सेट है, आप कैसे इस मासूम बच्ची के साथ इतना बड़ा जुल्म कर सकते हैं। वो उस वक्त बैठक में अपनी दादी के सामने बैठा नूर गुल की साइड ले रहा था, जिससे कल तक तो वो नफरत करता था, लेकिन आज जब उसने अपनी आंखों से उस मासूम लड़की का हाल देखा तो खुद पर काबू न रख पाया। बरखुरदार, साफ साफ कहोगे तुम्हें अपने भाई की मौत का गम ही नहीं है, या तुम इतने बेगैरत हो गए हो कि तुम बदला लेना ही नहीं चाहते। खुदा का वास्ता है दादा जान, बस कर जाएं। आपको क्या लगता है कि एक छोटी सी लड़की से बदला लेकर मैं अपने भाई की रूह को सुकून पहुंचा दूंगा? अगर ऐसा है तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी गलतफहमी है। अगर आपको वाकई बदला लेना है तो उस शख्स से जाकर लें जिसने मेरे भाई का खून किया है, ना कि उस लड़की से जिसका इस सब में कोई कसूर नहीं है, सिवाय इसके कि वो उस बेगैरत इंसान की बहन है। अरे यही तो उसका सबसे बड़ा कसूर है कि वो उस शख्स की बहन है और अब उसे सजा मिलकर ही रहेगी। अगर तुमने हमारी रिवायात के बीच में आने की कोशिश की तो टुकड़े टुकड़े हो जाओगे। मुझे अगर किसी ने हाथ लगाने के बारे में भी सोचा तो मैं वो हाथ काट डालूंगा। मैं ये नहीं देखूंगा कि मेरी तरफ बढ़ने वाला हाथ मेरे करीबी का था या फिर किसी दुश्मन का। जहाँ पर हक की बात होती है वहाँ पर मैं हक का साथ देता हूँ। अगर आप लोगों का तरीका ठीक होता तो मैं कभी भी आप लोगों से बहस नहीं करता, मगर आपका तरीका गलत है। यहाँ पर बैठा हुआ हर शख्स मेरी बात कान खोलकर सुन ले। अगर दोबारा मैंने इस लड़की को तकलीफ में देखा या मुझे पता चला कि आप में से किसी औरत ने इस पर हाथ उठाया है तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, या तुम्हें उस इंसान को इस हवेली से बेदखल कर दूंगा या खुद इसे लेकर यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा। आप फिर मुझे तलाश करते रहना। इतना बड़ा फैसला तुम अकेले नहीं ले सकते, मैं ले सकता हूँ, क्योंकि अब मैं सरदार हूँ। मुझे सरदारी की कुर्सी पर आपने ही बिठाया था। अब जब तक मैं खुद ये कुर्सी ना छोड़ना चाहूँ कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आपने मुझे सरदार कबूल किया था तो आप पर भी फर्ज है कि अब मेरी तमाम बातें भी गौर से सुने और उन पर अमल करें, वरना खुद ही नुकसान उठाएंगे। अपनी बात मुकम्मल करके वो तेजी से कमरे से बाहर निकला। दादाजी सफिया बेगम की तरफ देखते हुए परेशानी से कहने लगे, तुम इस लड़की के हालात देख ही रही हो। कभी ये मेरे सामने आंख तक नहीं उठाता था और अब कैसे आंखों में आंखें डालकर धमकी देकर गया है। ये सब कुछ इस लड़की की वजह से हुआ है। तुम लोगों को पहले ही समझाया था कि इसे इतनी तकलीफ पहुंचाओ कि वो इस फानी दुनिया से ही कूच कर जाए। ना सिर्फ बदला पूरा हो जाता बल्कि मुसीबत से भी पीछा छूट जाता। बाबा जान ने उसे जान से मारने की कोशिश की थी, मगर वो भी एक नंबर की ढीठ है। अल्लाह जाने कौन सी मिट्टी की बनी हुई है। ना तो उसे मौत आती है और ना ही मेरे पास एक बहुत ही मुफीद मशवरा है। अगर तुम उस पर अमल करो तो हाँ, बहुत जल्द इससे पीछा छुड़वाने में कामयाब हो जाओगे। उन्होंने पुरस्रार लहजे में कहा तो वो सवालिया नजरों से उनकी तरफ देखने लगी। दादाजी के लबों पर एक बहुत ही दिलफरेब मुस्कुराहट फैली हुई थी। साफ जाहिर हो रहा था कि उनके दिमाग में शैतानी ख्यालात चल रहे हैं। बहुत जल्द वो अपनी बहू को बताने वाले थे। वो भी पुरसकून होकर साइड पर बैठ गई। नूर गुल उस वक्त अपने कमरे में लेटी हुई थी। उसकी कमर पर जख्मों के निशानात थे। थोड़ी देर पहले ही उसे बेल्ट से मारकर गई थी। उससे सांस लेना दुश्वार हो रहा था। अपने घर वालों की वो लाडली बेटी थी जिसने आज तक उस पर हाथ भी नहीं उठाया था। बेल्ट या जूते से मारना तो बहुत दूर की बात थी। अचानक एक कमरा खुला और उसे महसूस हुआ जैसे कोई कमरे के अंदर दाखिल हुआ हो। वो जल्दी से अपनी जगह पर उठ बैठी। अचानक झटका लगने से दर्द में इजाफा हो गया था। आंखों से बेबसी से आंसू बहने लगे थे। सामने का मंजर धुंधला हो गया था। क्यों उठ गई हो? लेटी रहो, तुम्हें तकलीफ हो रही होगी। मुझसे डरो नहीं, मैं तुम्हें मजीद दर्द नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि मैं तो तुम्हारे दर्दों का मदावा करने के लिए आया हूँ। उसे बहरान के बारे में जितनी भी बातें बताई गई थीं
वो सारी झूठी साबित हो रही थी, क्योंकि ये शख्स तो बहुत अच्छा और बहुत मोहब्बत करने वाला इंसान था। वो उससे करीब ही थोड़े फासले पर बैठ गया और उसकी आंखों में देखकर कहने लगा, मैं तुम्हें अपनी बीवी मानता हूँ, कबूल भी कर चुका हूँ, लेकिन जहाँ तक मोहब्बत का सवाल है तो मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है। मैंने जब शादी का इरादा किया था तो यही सोचा था, उस औरत को अपनी जिंदगी में शामिल करूंगा जिससे मैं बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। अभी तुम्हारे पास बैठकर मैं बहुत सी बातें क्लियर करना चाहता हूँ, जिसमें से पहली बात तो ये है कि अगर मुझे अब किसी से मोहब्बत हो गई तो मैं उसे अपनी जिंदगी में दूसरी बीवी बनाकर ले आऊंगा। तुम्हें उससे कोई मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी शादी जिन हालात में हुई है तुम भी ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थी और मैं भी सबके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, तो ये हम दोनों के साथ ही नाइंसाफी हुई है। वैसे भी हमारा रिश्ता बहुत ही थोड़े अरसे तक चलने वाला है। जब तुम्हारा भाई मिल जाएगा तो उससे बदला लेकर तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा। तो क्या इस दौरान आप भी मुझे तकलीफें पहुंचाएंगे? क्या इस दौरान मेरी हैसियत इस घर में एक नौकरानी जैसी होगी? उसने बेसाख्ता पूछा तो वो तेजी से नफी में सर हिलाते हुए कहने लगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पहले जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ और तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि अब कोई भी तुम पर हाथ नहीं उठा पाएगा, क्योंकि मैंने सब लोगों को मना कर दिया है और अब मैं तुम्हें वो इज्जत दूंगा जिसकी तुम हकदार हो और तुम्हारे हकूक भी पूरे करूंगा। लेकिन बात फिर वहीं पर आकर खत्म हो जाती है। मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है और जिससे मुझे मोहब्बत है मैं उसी को ही अपनी जिंदगी में शामिल करूंगा। तुम प्लीज मुझे समझने की कोशिश करना और मेरे लिए बद्दुआ ना करना। मेरा मकसद तुम्हारा दिल दुखाना हरगिज नहीं है। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम्हारी जरूरियात भी पूरी करूंगा और कोशिश करूंगा कि मेरी वजह से कभी भी तुम्हारी आंख में आंसू ना आए। इसके अलावा मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। वो अपनी पलकें झुका गई थी, दिल यकदम ही तकलीफ में मुब्तला हो गया था। उसने सोचा था कि वो किसी ऐसे शख्स से शादी करेगी जो सिर्फ और सिर्फ उसी से मोहब्बत करता होगा, अपने दिल में उसी के लिए बेपनाह इज्जत रखता होगा और जिसके लिए वो दुनिया की सबसे हसीन तरीन और सबसे कीमती लड़की होगी। मगर वो सोच भी नहीं सकती थी कि किस्मत उसके साथ इतना बड़ा मजाक करेगी और वो किसी ऐसे इंसान की जिंदगी में दाखिल हो जाएगी जो मजबूरी के तहत ये रिश्ता निभाएगा। इस बार भी वो अपने रब का शुक्र अदा कर रही थी, कम से कम ये इंसान जैसा भी था जालिम नहीं था, उसको मार नहीं रहा था और वो अभी तक दर्द से करहा रही थी। जब वो बेसाख्ता बोला, लेट जाओ, मैं मरहम लगा देता हूँ, वो तेजी से नफी में सर हिलाने लगी। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या मैं अंधा हूँ? मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तुम्हारी तकलीफ तुम्हारे चेहरे से अया हो रही है। तुम जबान से बेशक इनकार करो, लेकिन तुम अपने तासुरात को नहीं छुपा सकती। मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ जो तुम्हें जख्म मिले हैं वो कितने गहरे हैं और जब तक इन पर मरहम नहीं रखा जाता वो ठीक नहीं होंगे। तुम्हारी तकलीफ कम होने की बजाय बढ़ती चली जाएगी। मुझे डर है कि कहीं इन्फेक्शन ना बढ़ जाए। आप मुझे मरहम दे दें, मैं खुद ही लगा लेती हूँ। वो बहुत शर्म महसूस कर रही थी। उसकी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए गैर नहीं हूँ, तुम्हारा महरम हूँ और ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है, छोटा सा ही काम है। ये कहकर वो उठा और जाकर दरवाजा बंद कर दिया। उसके हाथ पांव फूल गए थे। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे और ना ही उसे समझा पा रही थी कि उसे ये सब कुछ अजीब लग रहा है। अभी क्या तुम खुद अपनी मर्जी से या मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी? नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। वो छोटे बच्चों की तरह बिस्तर पर लेट गई थी और वो उसके जख्म साफ करने लगा था। उसके करहाने की आवाज कमरे में गूंज रही थी। आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। ये देखकर बारान का दिल भी दुख रहा था। क्या तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें बचाने की कोशिश नहीं की? वो उसे जानबूझकर बातों में लगाने लगा ताकि वो किसी हद तक अपना दर्द भूल जाए। उसका सवाल सुनकर वो काफी देर तक खामोश लेटी रही। जब वो बोली तो उसके लहजे में दर्द साफ जाहिर हो रहा था। मेरे बाबा ने हर तरह से कोशिश की थी कि वो आप लोगों को मुंह मांगी रकम देने के लिए भी तैयार थे। उन्होंने आपके दादाजी से ये भी वादा किया था कि वो मेरा भाई है, उनके हवाले कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा वक्त दे दें। लेकिन आपके दादाजी कुछ सुनने को भी तैयार नहीं थे।
हाँ, मुझे भी इस बारे में बताया गया था कि तुम्हारे बाबा वक्त मांग रहे हैं। क्या वो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं? क्या उनके लिए अपने बेटे की जिंदगी ज्यादा अहम नहीं थी? ऐसी बात नहीं है। बाबा जान हम सबसे बहुत ही मोहब्बत करते हैं, लेकिन उन्हें यकीन था कि आपके भाई के साथ जो हादसा पेश आया है, उसमें मेरे भाई का कोई हाथ नहीं है। उस पर इल्जाम लगाया गया है। अगर तो मेरा भाई वापस आ जाता और डर की वजह से ना भागता, तो शायद ये मामला हल हो जाता, मगर उसने बुजदिली का मुजाहरा किया। इसी वजह से बाबा उससे गुस्सा भी थे और मेरी वजह से बेबस भी हो गए थे। क्या तुम दोबारा कभी अपने बाबा से मिलने के लिए गई हो? कैसी बातें कर रहे हैं? पागल तो नहीं हो गए आप? आपका क्या दिल है कि हवेली वाले मेरी बोटी बोटी बनाकर कुत्तों को खिला दे? मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकती। सिर्फ और सिर्फ एक बार आपकी अम्मी से इस बारे में बात की थी। उन्हें कहा था कि मुझे अपनी अम्मी की बहुत याद आ रही है। उन्होंने पूरी हवेली के सामने मुझे जूते मारे थे। वो दिन मैं आज तक नहीं भूल सकती और ना ही दोबारा कभी इस तरह का मुतालबा कर सकती हूँ। वो उस वक्त मासूम बच्चों की तरह शिकायतें लगा रही थी, जैसे उस पर बहुत बड़ा जुल्म किया गया हो। खैर, जुल्म तो वैसे बहुत बड़ा ही था, क्योंकि ना सिर्फ उसकी तजलील की गई थी, बल्कि उस मासूम को ऐसी मार मारी गई थी जिसके बाद बहुत कम लोग ही जिंदा बचते हैं। तुम्हारी हिम्मत को दाद देनी चाहिए। तुम अभी तक जिंदा हो। आप मुझे दाद दे रहे हैं और बाकी हवेली वाले मुझे ताने देते हैं। वो मुझे कहते हैं कि मैं किसी डीठ मट्टी की बनी हुई हूँ, इसी वजह से नहीं मर रही, वरना उनका बस चले तो मुझे जान से ही मार दें। आप प्लीज मुझे दोबारा हवेली वालों के हवाले न कीजिएगा। वो बहुत जालिम लोग हैं और आप जैसे बिल्कुल भी नहीं हैं। उनके सीनों में दिल नहीं, बल्कि पत्थर हैं, और उनकी आंखें भी हर किस्म के जज्बे से आ रही हैं। मैंने जिस माहौल में आंख खोली थी, मेरे आसपास सिर्फ मोहब्बत करने वाले लोग थे। कभी भी उन्होंने कोई गलत बात तक नहीं की थी और ना ही कभी मुझसे सख्त लहजे में बात की थी। हमारे खानदान में भी हमारी औरतों के साथ इसी तरह का ही सलूक किया जाता है। चूंकि तुम वनी में आई हो, शायद इसी वजह से तुम्हारे साथ उन्होंने जुल्म किया। नहीं, इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। मेरे चचा की बीवी भी वनी होकर हमारे खानदान में आई थी, मगर मेरी माँ ने आज तक उस पर कोई जुल्म नहीं किया था, बल्कि उसको वही हैसियत हासिल थी जो हमारी खानदान की औरतों को हासिल थी। हर मशवरे में वो शामिल होती थी, हर त्योहार में वो साथ साथ होती थी। आज तक उसको ये एहसास नहीं दिलाया गया कि तुम वनी होकर आई हो और तुम एक कमतर लड़की हो। वो बहुत ही पुरजोश अंदाज में अपने खानदान की तारीफें कर रही थी, जब बारान मुंह बनाते हुए कहने लगा, हाँ हाँ ठीक है, मान लेता हूँ। चलो अब तुम ज्यादा बातचीत ना करो, वरना तुम्हें ज्यादा तकलीफ होगी। अब खामोशी से लेटो और आराम करो। ये कहकर वो बिस्तर से उठ गया। दिल ही दिल में वो यही सोच रहा था कि इस लड़की की जुबान भी लंबी नजर आती है। हो सकता है कि ज्यादा मार उसे जुबान की वजह से ही पड़ती हो। मरहम पट्टी करने के बाद वो सिगरेट पीने के लिए पिछले लॉन में चला गया था। क्या तुम फारिग हो? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। कोमल की आवाज पर उसके माथे पर बल पड़ गए थे, जिसे उसने बड़ी मुश्किल से छुपाया, और लबों पर एक जबरदस्ती मुस्कुराहट लाते हुए कहने लगा, मुझे अभी और इसी वक्त जरूरी काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना है। अगर मुमकिन हो तो कल हम बात कर सकते हैं। नहीं, मुझे अभी और इसी वक्त तुमसे बात करनी है। तुम प्लीज मेरी बात सुनो, वरना मुझसे रात गुजारना मुश्किल हो जाएगा। अरे ऐसी कौन सी बात है जो तुम इतनी बेचैन हो रही हो? हकीकत तो वो जानता था कि वो दोबारा से कोई गलत बात करेगी जिससे उसका मूड खराब हो जाएगा, मगर इसके बावजूद सुनना उसकी मजबूरी थी, क्योंकि वो खानदान के सबसे छोटे बेटे की सबसे लाडली और छोटी बेटी थी, जिससे सब हवेली वाले ही मोहब्बत करते थे सिवाय बारान के। उसे उस लड़की के वजूद से पहले दिन से ही चिढ़ महसूस होती थी, क्योंकि ये माजी में इस तरह की हरकतें कर चुकी थी, जिसकी वजह से बारान को अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा था। और शायद यही वजह थी कि दोनों में हिचकिचाहट कायम हो गई थी। आप मुझसे इतने उखड़े लहजे में क्यों बात करते हैं? बोलते बोलते उसकी आंखों में पानी आ गया। देखो, खुदा का वास्ता है, अब दोबारा मत शुरू हो जाना। मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हारी किसी बहस का हिस्सा बन सकूं। आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? आप जानते भी हैं कि मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। कोमल, बस कर जाओ, खुदा के लिए बस कर जाओ। तुम जानती हो कि मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है, और तुम ये भी जानती हो कि मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह समझता हूँ। फिर भी इस तरह की बातें करके क्यों मेरा वक्त बर्बाद कर रही हो?
और अपने जज्बात जाया कर रही हो। किसी ऐसे शख्स का इंतजार करो जो तुमसे तुम जैसी ही मोहब्बत करता हो, ना कि किसी ऐसे इंसान के पीछे ख्वार हो जिसे तुम्हारी जात से कोई दिलचस्पी ही नहीं है। मैं अपनी फितरत से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हूँ। मुझे पता है कि मैं कभी भी तुमसे मोहब्बत नहीं कर पाऊंगा, चाहे तुम सारी जिंदगी मेरे कदमों में बैठकर क्यों न गुजार दो, मेरी सारी उम्र खिदमत करो और करती रहो, मगर मुझे तुमसे कभी भी मोहब्बत नहीं हो सकती। और ये अटल बात है, अपना वक्त बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। चलो अब जाओ, जाकर पढ़ाई पर तवज्जो दो। अभी तुम छोटी हो, बहुत लंबी उम्र पड़ी है तुम्हारी। इस उम्र में इस तरह की गलतियां हो जाती हैं, लेकिन इन गलतियों को सर पर सवार नहीं करते, दरगुजर करते हैं। वो किसी बड़े बुजुर्ग की तरह उसे समझा रहा था, मगर वो कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। चीखते हुए कहने लगी कि ये आपका मसला है। अगर आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है तो मोहब्बत करना शुरू कर दें, क्योंकि शादी तो मैं सिर्फ आपसे ही करूंगी। और मैंने अपने बाबा जान से भी बात कर ली है। दादा जान बहुत जल्द हम दोनों की मंगनी करने वाले हैं। कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई? आखिर तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो? जब एक मर्द खुद तुम्हें मना कर रहा है और उसे तुम्हारी जात से दिलचस्पी नहीं है, उसका पीछा छोड़ दो, तो क्यों बार बार अपनी तजलील कर रही हो? औरत को कम से कम इतना मजबूत तो होना चाहिए कि जब उसे किसी जगह से एक बार इनकार मिले तो वो मर जाए, लेकिन उस जगह पर कभी भी ना जाए। मगर तुम्हारा शुमार मुझे उन औरतों में होता हुआ नजर नहीं आता। आपने मुझे जो समझना है समझिए, मुझे जितनी बातें सुनानी है सुनाइए, मगर मैं फिर भी अपनी बात पर ही कायम रहूंगी। मैंने आपसे मोहब्बत की है और उस वक्त तक आपके पीछे भागूंगी जब तक मुझे मेरी मोहब्बत हासिल नहीं हो जाती। ठीक है, फिर सारी जिंदगी मेरे पीछे भागती रहो, क्योंकि तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला। तुम एक जलती हुई आग से खेल रही हो, जानती भी हो कि तुम्हारे अपने हाथ जल जाएंगे, मगर इसके बावजूद अगर तुम्हें शौक है तकलीफ उठाने का, तो मैं कौन होता हूँ तुम्हें मना करने वाला। लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर किसी ने भी मुझ पर दबाव डालने की कोशिश की तो मैं हिसाब तुम्हारी माँ से लूंगा। अब की बार उसे लगा था कि उसके कदमों के नीचे से जमीन निकल गई है। वो बेयकीनी से उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। ये आप क्या कह रहे हैं? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मुझे कुछ भी नहीं पता। तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। तुमने माजी में जितने भी गुनाह किए हैं और मुझे भी जितने मामलात में फंसाने की कोशिश की है, उसमें तुम्हारी माँ का भी पूरा पूरा हाथ था। जहाँ तक मुझे याद है, किसी जमाने में तो तुम मुझसे शदीद नफरत करती थी और मेरा चेहरा देखकर ही तुम्हारा मूड खराब हो जाता था। अब ऐसा क्या हो गया है कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई है? कहीं मेरी सरदारी की वजह से तो तुम आपका दिमाग मुझे ठीक नहीं लग रहा। आप जाकर अपने दिमाग का इलाज करवाएं। मुझे इस वक्त शदीद नींद आ रही है। मैं अपने कमरे में चलती हूँ। ये कहकर वो अपने कमरे में भागी थी। मालूम हो गया था कि ये काम उसके बस का नहीं है। घर वालों को इसमें इन्वॉल्व ना करें तो ही अच्छा है। कोमल बेगम, आप जैसे ही औरतों से मेरा बहुत पाला पड़ चुका है, और आप अगर ये सोचती हैं कि आप अपनी मासूमियत की वजह से मेरे दिल में घर करने में कामयाब हो जाएंगी, तो ये आपकी सबसे बड़ी नादानी है। बारान दिल शेर एक औरत की मासूमियत से बहकने वाला इंसान हरगिज नहीं है। वो जमाना चला गया जब मैं तुम पर फिदा होता था। अब मेरी जूती को भी परवाह नहीं है। ये कहकर वो खामोशी से घर से बाहर निकल गया था। उस वक्त वो कम उम्र था, 18 साल की उम्र थी जब उसने पहली बार कोमल को देखा था। पहली ही नजर में उसका दीवाना हो गया था। उस लड़की में कशिशी इतनी ज्यादा थी कि वो खुद को रोक ही नहीं पाया था। खामोशी से जाकर अपनी माँ के पहलू में बैठा और अपने दिल का हाल सुना दिया। उसकी माँ के लबों पर भी मुस्कुराहट फैल गई। सफिया बेगम ने उसे तसल्ली दी और कहा कि फिक्र मत करो, बहुत जल्द तुम्हारे चचा जान से बात करूंगी। अभी कुछ दिन पहले ही वो अमेरिका से वापस आए हैं, उन्हें यहाँ पर सेटल होने दो। थोड़ा वक्त लगेगा, इस दौरान तुम भी अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। जब ठीक वक्त आएगा तो सारे मामलात खुद ब खुद सेट हो जाएंगे। वो भी थोड़ा सा पुरसकून हो गया था, मगर उस औरत की एक झलक देखने के लिए हमेशा ही बेचैन रहता था। थोड़ा सा वक्त मजीद गुजरा तो उसे अंदाजा हुआ कि वो किसी गलत जगह पर अपना टाइम जाया कर रहा है, क्योंकि उसकी कजन एक नंबर की दिल फेंक लड़की थी और उसे इस हकीकत के बारे में भी पता चल चुका था कि वो अमेरिका में किसी अंग्रेज के बच्चे की मां बनने वाली थी। अब हवेली वाले बहुत परेशान थे। हवेली की इज्जत का सवाल था
चचा चांद चूंकि बहुत सख्त मिजाज थे, इसी वजह से कोशिश की गई कि घर के मर्दों तक ये बात ना पहुंचे, इसलिए ये बात औरतों तक ही महदूद हो गई। जहाँ तक कोमल का सवाल था, तो वो जानती थी कि वो इंसान उससे बेपनाह मोहब्बत करता है, मगर इसके बावजूद वो उसे लिफ्ट नहीं करवाती थी, क्योंकि उस वक्त उसकी नजर में बड़े बड़े अमीर लोग थे और तब तक तो वो सरदार भी नहीं बना था। वो समझ रही थी कि सरदार बनने में उसे बहुत अरसा लग जाएगा, तब तो उसकी शादी भी किसी अमीर इंसान से हो चुकी होगी, वो एक पुरसुकून जिंदगी गुजार रही होगी। मगर किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि वो मुंह के बल जमीन पर गिरी। उसका जो गरूर था वो खाक में मिल गया था, उसकी तनी हुई गर्दन झुक गई थी। अब तो वो अपनी माँ के सामने भी सर उठाकर चलने के काबिल नहीं रही थी। बारान का बस नहीं चल रहा था कि वो उसे जिंदा जमीन के अंदर गाड़ दे। पता नहीं कैसे उसने अपने ऊपर इतना कंट्रोल किया हुआ था। वो खुद हैरान था, क्योंकि उस खानदान में सबसे ज्यादा गुस्सा बारान का ही था, और जब उसका मीटर घूमता था तो वो किसी को भी खातिर में नहीं लाता था, यहाँ तक कि अपने वालिदैन को भी नजरअंदाज कर देता था। मगर उस औरत के मामले में उसने बहुत सब्र से काम लिया था, और उस बच्चे का मामला निपटाने में भी उसका साथ दिया था। वो सब के बाद भी बाज नहीं आई थी। उसके बाद वो खानदान के दूसरे लड़कों के साथ भी मुलविस हो गई थी। वो नहीं जानती थी कि खानदान के कुछ लोग इतने बेगैरत हैं कि वो उसकी तस्वीरें एक दूसरे के साथ ग्रुप में शेयर करते थे। इसके अलावा बारान के कुछ दोस्त थे जो उससे शिकायत करते हुए कहते थे कि तुम्हारी कजन हमें हमेशा मैसेज करती है। वो उसे इतनी शदीद नफरत करने लगा था कि बयान नहीं कर सकता था। अपनी चच्ची जान से इस बारे में जाकर बात की तो वो उसका गिरेबान पकड़कर उससे डांटते हुए कहने लगी, आखिर तुम किस तरह के इंसान हो? तुम्हारी कजन पर कोई इतने ज्यादा इल्जामात लगा रहा है और तुम उनका मुंह बंद करने की बजाय मुझसे आकर सवालात कर रहे हो। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने बेगैरत हो सकते हो। और वो उस पर ही चढ़ दौड़ी थी। उसका दिल कर रहा था कि वो अपनी चच्ची जान को सबूत दिखाकर उनका मुंह बंद करवा दे, लेकिन कुछ उम्र का लिहाज करते हुए वो रुक गया था। वक्त गुजरने के साथ साथ उसमें बहुत सब्र आ गया था और वो बहुत ज्यादा समझदार भी हो गया था। लेकिन जहाँ तक औरतों का सवाल था, तो वो औरतों के मामले में मोहतात भी हो चुका था। अब वो यही सोचता था कि जो जैसा नजर आता है वो वैसा नहीं होता, और ये कि दूर के ढोल हमेशा सुहाने होते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जा रहा था, वो खूबसूरत होने के साथ साथ समझदार भी होता चला जा रहा था। जब सरदार बनाने का वक्त आया तो दादाजी ने उसका ये नाम लिया था, क्योंकि वो सबसे ज्यादा हौसले वाला इंसान था। वो उसे अच्छी तरीके से जानते थे। उन्हें पता था कि वो न सिर्फ हवेली के मामलात को ठीक तरह से लेकर चलेगा, बल्कि उसके साथ साथ लोगों के मामलात को भी हल करता रहेगा। जहाँ तक उसके छोटे भाई का सवाल था, तो वो एक नंबर का अयाश इंसान था जो औरतों के चक्रों में मुलविस रहता था। महीने के 3 चक्कर तो उसके जेल में लाजमी लगते थे। उसकी वजह से सब खानदान वालों की इज्जत खाक में मिल गई थी। दादी का बस नहीं चलता था कि वो उसे जिंदा जमीन के अंदर गाड़ दे, लेकिन वो जवान खून था, इसी वजह से उसे कुछ कह भी नहीं सकते थे। डरते डरते वो कुछ ऐसा वैसा ना कर दे जिससे उसको खुद नुकसान पहुंचे। उन्होंने अपने बड़े पोते को समझाया कि वो अपने भाई को सीधी राह पर लाए। एक दिन बारान सिकंदर को अपने साथ लेकर लॉन्ग ड्राइव पर निकला था। वो उससे बातें कर रहा था और उसे समझा रहा था। जब अचानक गोली चलने की आवाज सुनाई दी, उसे अंदाजा हो गया था कि उनको दुश्मनों ने चारों तरफ से घेर लिया है। उसने अपने भाई को जल्दी से नीचे होने का कहा, मगर इससे पहले ही वो अपना काम मुकम्मल करके जा चुके थे। गोली उसके भाई के सीने में जाकर लगी थी और वो इस दुनिया फानी से कूच कर गया था। उस वक्त थोड़े ही फासले पर एक इंसान खड़ा था जो खौफ से कांप रहा था। जब उससे जाकर सवाल किया गया तो उसने सरमद का नाम लिया, जो खानों का बेटा था। फिर क्या था, दादाजी ने पूरा गांव सर पर उठा लिया था। अपने आदमी चारों तरफ भेज दिए थे। सरमद, जो कि अपने दोस्तों के साथ बैठक में बैठा हुआ था, जब उसके पास उसकी बहन भागती हुई आई तो वो उससे डांटने लगा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? नूरगुल ने उसकी बात को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया और रोते हुए कहा, बड़ी हवेली वालों ने तुम पर इल्जाम लगा दिया है
वो तुम्हें जान से मार देंगे, वो बहुत जालिम लोग हैं, तुम प्लीज यहाँ से भाग जाओ, किसी ऐसी जगह पर चले जाओ जहाँ पर तुम उन्हें ना मिल सको। तुम्हारी बहन तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती है। वो उस वक्त दुपट्टे से मुकम्मल तौर पर बेनियाज थी, उसे सिर्फ और सिर्फ अपने भाई की जान बचानी थी। सरमद ने अपनी चादर उसके हवाले की और उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, मैं अगर यहाँ से चला गया तो तुम्हारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी, क्योंकि अगर उन्हें मैं ना मिला तो वो जरूर वरने की बात करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बाबा सब संभाल लेंगे। जिस इंसान ने तुम्हारे खिलाफ झूठी गवाही दी है, सब उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही वो हमें मिल जाता है, सारे मसले खुद ब खुद हल ही हो जाएंगे और ये फितना भी बैठ जाएगा। तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। उसने खुद अपने भाई को वहाँ से भगाया था और किसी को भी इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। इस दौरान सरमद के दोस्तों ने भी उसका साथ दिया था और अपनी जुबानें बंद रखी थीं। जुनेद साहब बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि अब मामला उनकी बेटी पर आ गया था, जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करते थे। वो उसके लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार थे, मगर उसे कुर्बान नहीं कर सकते थे। दादाजी के सामने उन्होंने हर तरह की शर्तें रखी थीं कि एक वो किसी तरह से उनकी बेटी को बख्श दे, मगर वो जालिम इंसान कुछ भी सुनने समझने के लिए तैयार ही नहीं था। सिर्फ एक ही बात कह रहा था कि मुझे तुम्हारी बेटी चाहिए। उन दोनों खानदानों की पहले भी दुश्मनी चलती आ रही थी। दरअसल जुनेद साहब बहुत ही अच्छे और नेक इंसान थे, हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचते थे। यही वजह थी कि जब भी इलेक्शन आता था वो ही जीतते थे। मगर जहाँ तक अमीरी की बात हुई तो हवेली वाले उनसे ज्यादा अमीर थे। दादाजी ने पूरी जिंदगी हराम और हलाल का फर्क किए बगैर सिर्फ और सिर्फ दौलत ही कमाई थी। मगर जुनेद ने जब भी कोई काम किया था तो ये अपने सामने रखा कि इसके नताइज ऐसे ना हो कि किसी का हक मारा जाए या फिर किसी की दौलत पर नाजायज कब्जा हो जाए। उनके अबाओ अजदाद ने गांव वालों की जिन जमीनों पर कब्जा किया हुआ था, वो जमीनें भी उन्होंने किसानों को वापस कर दी थी। यही वजह थी कि सब लोग उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। वो खुद भी पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे थे, अपने बच्चों के साथ अपना वक्त गुजारते थे, बेटियों को पढ़ा रहे थे और बेटों को भी आला तालीम दिलवा रहे थे। उनकी ख्वाहिश थी कि उनका भी कोई बेटा सियासत में ना जाए। उनका एक बच्चा डॉक्टर बन रहा था और दूसरा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा था। वो उसी पर ही खुश थे, क्योंकि जानते थे कि सियासत एक बहुत ही गंदी चीज है। अगर उनके बेटे इसमें फंस गए तो ना सिर्फ उनकी जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी, बल्कि उसके साथ साथ उनका सुकून भी गारत हो जाएगा। अपनी जिंदगी तो उन्होंने इस चीज में गुजार दी थी, मगर वो चाहते थे कि उनके बेटों की जिंदगियां सुकून से गुजरे। दादाजी जब अपने दुश्मन को इतना पुरसकून देखते थे तो उन्हें बहुत तकलीफ पहुंचती थी, क्योंकि वो खुद मुख्तलिफ मुसीबतों में घिरे हुए थे। ये मुसीबतें भी उनकी अपनी ही बनाई हुई थीं। वो खुद अपना मवाजना दूसरों के साथ करते रहते थे और फिर जब खुद को कमतर महसूस करते तो खामखा गुस्सा करते थे। वो खुद को समझने और मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। हर वक्त उनके सर पर यही धुन सवार होती थी कि उन्होंने अपने इलाके के लोगों से बहुत आगे बढ़ना है। यही वजह थी कि उन्होंने जुनेद साहब पर जरा भी रहम नहीं खाया। वो जानते थे कि जब वो उसकी बेटी अपनी हवेली ले आएंगे तो वो तकलीफ से तड़प उठेगा और उसकी तकलीफ देखकर ही वो सुकून हासिल करेंगे। ऐसा ही हुआ था। जुनेद साहब के दिन रात का चैन गारत हो गया था। हर वक्त ही उन्हें अपनी बेटी का ख्याल सताता रहता था। उनकी आंखें आंसुओं से भीगी रहती थीं। इस दौरान वो सरमद को भी तलाश कर रहे थे, मगर न जाने उसे जमीन खा गई थी या आसमान निकल गया था। इस बात से अभी तक कोई वाकिफ नहीं हो पाया था कि नूर ने खुद ही उसे यहाँ से भगाया है और उसे अपनी कसम दी थी कि जब तक मैं तुमसे राब्ता ना करूं तब तक तुमने घर में किसी से भी राब्ता नहीं करना, क्योंकि जिस दिन हकीकत सामने आएगी उस दिन ही तुम्हारी बहन तुम्हें हवेली बुलाएगी। उसका निकाह बारान के साथ कर दिया गया। वो इसके लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था। वो तो शुरू दिन से ही इसके खिलाफ था, लेकिन अपने दादाजी की वजह से मजबूर हो गया था और फिर थोड़े ही अरसे के बाद हवेली छोड़कर शहर चला गया था, क्योंकि उसे बहुत से मामलात निपटाने थे। वो यही सोच रहा था कि पीछे उसकी बीवी के साथ अच्छा सलूक किया जा रहा होगा और वो सुकून में होगी, मगर नहीं जानता था कि उसकी बीवी पर तो जुल्मों सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। अरे वो बेचारी अभी ठीक तरह से नींद पूरी नहीं करती थी कि उस पर सर्दियों के मौसम में भी ठंडे पानी की बाल्टियां गिरा कर उसे उठाया जाता था।
اس سے پورے گھر کے کام کروائے جاتے تھے۔ آج تک اس نے اپنی حویلی میں کبھی کچن میں قدم نہیں رکھا تھا، مگر یہاں پر اس کا پورا پورا دن کچن میں کھڑے ہو کر ہی گزر جاتا تھا۔ اگر اس سے ذرا سی غلطی ہو جاتی تو اس کو بہت بڑی سزا ملتی تھی۔ کئی کئی دنوں تک اسے کمرے میں بند رکھا جاتا تھا۔ اسے اندھیرے سے بہت خوف محسوس ہوتا تھا، مگر یہاں پر کوئی بھی اس پر رحم کرنے والا نہیں تھا۔ حویلی کی عورتیں اسے مارتی تھیں، اسے تکلیف پہنچاتی تھیں، اسے ایسی ایسی سزائیں دیتی تھیں جس کے بارے میں اس نے کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اس کی زندگی بہت ہی بدتر گزر رہی تھی۔ وہ ہر وقت ہی اپنے رب سے مرنے کی دعائیں کرتی رہتی تھی۔ وہ بھوک کے معاملے میں بھی بہت کچی تھی، اور اسی چیز کا ہی اسے سب سے زیادہ نقصان ہوا تھا، کیونکہ دو دو دن تک اسے کھانا بھی نہیں ملتا تھا، اور یہ ان حویلی کی عورتوں کی سزا تھی۔ کھانا دیے بغیر ہی وہ کمرے میں جاتی تھی اور اسے مارنا شروع کر دیتی تھی۔ کمزوری کی وجہ سے اس کا برا حال تھا، اس کا سارا حسن ڈھل گیا تھا۔ ایک دن یوں ہی باران شہر سے واپس آ گیا۔ اس نے کسی کو بھی اپنی آمد کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ جب اسے چیخوں کی آواز سنائی دی، وہ پریشان ہو گیا۔ اس طرح کی صورتحال اسے ہمیشہ خوف زدہ کر دیتی تھی۔ جب اس نے کمرے میں جا کر دیکھا، اسے لگا کہ قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ وہاں پر کوئی اور نہیں بلکہ اس کی بیوی تھی، جس پر ظلم و ستم کیا جا رہا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ اس عورت کے ساتھ انسانیت برت رہے ہوں گے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی حویلی والے حیوانیت کے درجے سے بھی اتر جائیں گے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ لوگوں کی ہمت بھی کیسے ہوئی اسے ہاتھ لگانے کی؟ بہت تیزی سے آگے بڑھا اور سامنے جب اس لڑکی کی حالت دیکھی تو اسے چند لمحوں کے لیے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ جب وہ اس حویلی سے جا رہا تھا تب بھی اس نے نور کو دیکھا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، چاند کا ٹکڑا، مگر اب اس کی حالت مردوں سے بھی بدتر ہو گئی تھی۔ چہرے کی ہڈیاں باہر نکل آئی تھیں اور اس کے علاوہ جسم پر جگہ جگہ زخموں کے نشان تھے۔ کمر سے قمیص پھٹی ہوئی تھی اور وہاں سے خون رس رہا تھا۔ قریب ہی اس کی ساس کھڑی تھی، جس نے ہاتھ میں بیلٹ پکڑ رکھا تھا۔ امی، آپ اس قدر ظالم کیسے ہو سکتی ہیں؟ اس نے بے بسی سے پوچھا تو وہ نفرت بھرے لہجے میں کہنے لگیں، میں نے کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ وہی کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ یہ لڑکی اس قابل ہی نہیں تھی کہ اس کے ساتھ پیار جیسا رویہ رکھا جاتا۔ اس کی وجہ سے میرا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا ہے، اور تم مجھ سے کیا چاہ رہے تھے کہ میں اسے اپنی پلکوں پر بٹھا کے رکھوں؟ اس کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہوا، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ جب آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا تب وہ اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، اسے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا چل رہا ہے۔ ساری غلطی اس کے بھائی کی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو سزا دینی تھی تو تھوڑا سا انتظار کر لیتے، اور جب اس کا بھائی مل جاتا تو اسے سزا دے دیتے، لیکن آپ لوگ بھی بہت ظالم ہیں۔ ابھی اور اسی وقت سب لوگ میرے کمرے سے باہر نکلیں، تھوڑی ہی دیر کے بعد میں بیٹھک میں آؤں گا تو سب لوگوں سے تفصیلی بات کروں گا۔ اور پھر اس دن اس نے حویلی والوں کو صاف الفاظ میں سمجھا دیا تھا کہ کوئی اس کی بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا، ورنہ وہ ان سب لوگوں کی آنکھیں نوچ ڈالے گا۔ وہ اس سے محبت نہیں کرتا تھا، مگر اس کا خیال رکھتا تھا، اسے عزت دیتا تھا۔ نور کے لیے فی الحال یہی کافی تھا۔ دن بدن اس کے دل میں اپنے بھائی کے لیے بھی ٹینشن بڑھتی چلی جا رہی تھی، جو نہ جانے کہاں پر تھا، کس حال میں تھا، اسے کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ ایک دن باران دل شیر کسی ضروری کام کے سلسلے میں حویلی سے باہر نکل رہا تھا، جب اسے اپنے دادا جی کے کمرے سے آوازیں سنائی دینے لگیں۔ اس کی چچی اونچی اونچی آواز میں چلا رہی تھی۔ بے ساختہ وہ وہاں پر چلا گیا۔ جو حقیقت اس پر آشکار ہوئی، اس کے بعد تو وہ چند لمحوں کے لیے سانس ہی نہیں لے پایا، کیونکہ اس کے بھائی کو جان سے مارنے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ اس کے دادا جان ہی تھے، اور یہ سب کچھ انہوں نے اس کرسی کے لیے کیا تھا جو فی الحال باران کو ملی ہوئی تھی۔ دراصل اس کے بھائی نے خاندانی روایات کو توڑا تھا اور کسی عورت کی عزت کو بھی پامال کیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی اس کے سر پر بہت بڑے جرم تھے، لیکن جو اصل وجہ تھی وہ یہی تھی کہ دادا چاہتے تھے کہ وہ اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کے بچوں کو سرداری سونپیں، اس لیے پہلے انہوں نے اس کے بھائی کو اس دنیا سے ختم کیا۔ اب ان کا اگلا شکار باران دل شیر تھا۔ ایک لمحے کی دیری کیے بغیر وہ کمرے کے اندر داخل ہو گیا اور بے بسی سے کہنے لگا، دادا جان، اگر آپ کو کرسی چاہیے تھی تو آپ مجھ سے مانگ لیتے، میں خود یہ کرسی آپ کے حوالے کر دیتا۔ میں تو اس پر بیٹھنے کے لیے تیار بھی نہیں تھا، لیکن آپ نے مجھے مجبور کیا تھا۔
ان کا چہرہ یکدم ہی سیاہ پڑ گیا۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اب حقیقت آشکار ہو گئی ہے۔ آپ اس قدر ظالم کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ نے نہ صرف اپنے پوتے کو جان سے مارا بلکہ دوسرے پوتے کو مارنے کے منصوبے بھی بنا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے الزام بھی ایک معصوم انسان پر ڈال دیا ہے۔ میں اس کے لیے کبھی بھی آپ کو معاف نہیں کروں گا اور آپ کو اس کا حساب بھی دینا ہوگا۔ آج تک کوئی بھی مجھ سے حساب لینے والا پیدا نہیں ہوا۔ یہ اس وقت تک کی بات تھی جب تک باران دل شیر اس دنیا میں نہیں آیا تھا۔ اب ہر کسی سے حساب لیا جائے گا۔ جو گناہ اس نے کیا ہے وہ اس کی سزا بھی کاٹے گا۔ اس نے نہ صرف کہا تھا بلکہ سچ بھی ثابت کر دکھایا تھا۔ اپنے ہی دادا جان کے خلاف اسے بہت سے ایسے کیس مل گئے تھے جن میں وہ قصوروار تھے، اور پھر یہ سب کچھ بھی پولیس کو بتا کر اس نے اپنے دادا جان کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ خاندان کے سب لوگوں کو اس نے یہ بات سمجھا دی تھی کہ اب کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا، اور اگر کسی نے معصوم کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی تو اس کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک ہوگا جو کہ اس کے دادا جان کے ساتھ ہوا ہے۔ حویلی میں بہت سے سرکش لوگوں نے سر اٹھایا تھا، لیکن اب وہ سبھی خاموش ہو گئے تھے۔ نور بھی اپنی حویلی واپس چلی گئی تھی۔ اس کا بھائی بھی گھر لوٹ آیا تھا، مگر وہ اپنا دل باران دل شیر کے پاس ہی چھوڑائی تھی۔ ہر وقت ہی وہ اس کے بارے میں سوچتی رہتی تھی۔ اس کی ماں اس کی یہ حالت دیکھ کر بہت پریشان رہتی۔ اسے جب وہ سوال کرتی تو وہ خاموش ہو جاتی۔ جانتی تھی کہ اپنے دل کا حال بتا دیا تب بھی صرف اور صرف ضلالت ہی ہوگی، کیونکہ وہ انسان دوبارہ کبھی بھی اس کے پاس نہیں آئے گا۔ حیرت کے سمندر میں تو اس نے تب غوطہ لگایا جب وہ اسے لینے کے لیے حویلی پہنچ گیا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ وہ اس کے بابا جان کے سامنے بیٹھا تھا اور ان سے ہنستے ہوئے باتیں کر رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد کہنے لگا، اب میری بیوی میرے حوالے کر دیں۔ وہ خود اس انسان کو بہت پسند کرتے تھے، اسی وجہ سے اپنی بیٹی کا ہاتھ خوشی خوشی اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس نے 2 ہی دن کے بعد گاؤں میں ولیمہ کیا تھا اور سب لوگوں کو بتا دیا تھا کہ وہ گاؤں کی سردارنی ہے۔ نور بھی اپنی دعاؤں کی قبولیت پر بہت خوش تھی۔